हूँ वो आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली वो आए और हम सबों को मार्गदर्शन करे। सीतामढ़ी में एक ऐसी ऊर्जा भरे कि सीतामढ़ी की धरती ब्राह्मणवाद को कुचलने में कामयाब होगी। इस्लाम जिंदाबाद, साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, तमाम संगठनों के द्वारा आज मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के तहत जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत अलग अलग विषय रखे गए हैं। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए एक विषय है। दूसरा है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। तीसरा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की घोर अवमान करने के विरोध में। ऐसे 3 विषय साथियों चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। तीनों विषयों पर मैं थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को रखना चाहता हूं। साथियों, अभी हमारे देश में कई चुनाव ईवीएम मशीन से हुए हैं और हो रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होना बंद हो गया है। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस विधानसभा के चुनाव में 76 लाख वोटों का मिलान नहीं हो रहा है। जो लोगों ने वोट दिया और जो आंकड़े निकले उसमें 76 लाख वोटों का फर्क है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, वो कह रहा है कि इसका पता नहीं चल रहा है। तो चुनाव कमिश्नर है, वो कह रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। चुनाव कमिश्नर को ही पता होता है और चुनाव कमिश्नर ही कह रहा है कि पता नहीं चल रहा है। अगर चुनाव कमिश्नर ही कहे कि पता नहीं चल रहा है तो फिर किसको पता है? फिर पता है किसको? इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों का हेराफेरी करने का, घोटाला करने का काम हो रहा है। और अगर वोटों के द्वारा चुनकर आने वाली सरकार को ही लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र अगर वोटों के आधार पर चुनना बंद हो जाए तो फिर लोकतंत्र कहां रह गए? ये तो लोकतंत्र खत्म हो गया। हम लोगों को संविधान में, तमाम उन लोगों को जब संविधान लागू हुआ तब हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया और यह अधिकार बहाल किया गया था कि इन लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा और ये लोग जिसको चुनेंगे उनकी सरकार होगी। मगर ईवीएम मशीन आने की वजह से वोटों की चोरी हो रही है। आप पहले वोट डालते थे तो डालने के दौरान पहले आपको इस तरह से एक बैलेट पेपर दिया जाता था, फिर आप उसको देखते थे और तमाम लोगों के कैंडिडेट के नाम होते थे,
चुनाव निशान होते थे और उसमें आप अपने पसंद के उम्मीदवार को उसके चुनाव निशान को ध्यान में रखकर स्टैंप लगाते थे और फोल्ड मार करके बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। और जब गिनती होती थी तो गिनती करने के लिए ये फोल्ड किया हुआ कागज फिर निकाला जाता था, फिर खोला जाता था, फिर उसको देखा जाता था, फिर उसकी गिनती होती थी। इसका मतलब है कि आपने वोट डाला और आपका वोट निकलने के बाद उस वोट को वेरीफाई करने की व्यवस्था होती थी। ईवीएम मशीन में आप बटन दबाते हो, बटन दबाने के बाद में वो ईवीएम मशीन के अंदर वोट आपका चला जाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी है। अगर आप वोट डालते हो, आप बटन दबाते हो, तो हर मशीन के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। हर प्रकार की जो मशीन है वो बनाने वाले लोगों के ऊपर निर्भर है और उस मशीन की आप लोग बनावट अपने तरीके से अपने जरूरत के अनुसार बना सकते हो। आपने बटन दबाने की एक मशीन बनाई और आपने बटन दबाने के बाद में उसको जमा करने की मशीन बनाई, तो बटन दबाने की मशीन में आपको दिखाई दे रहा है, मगर ईवीएम मशीन के अंदर आपका वोट चला गया, उसको कौन देख रहा है? उसके अंदर वो आपका वोट जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको वेरीफाई करने का व्यवस्था कहां है कोई व्यवस्था? बैलेट पेपर में ये व्यवस्था है। बैलेट पेपर में ये दोबारा खोलकर देख सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ईवीएम मशीन में वेरीफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। बैलेट पेपर हुआ करता था तो आप बहुत बार रिकाउंटिंग की मांग करते थे, या बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी रिकाउंटिंग। आपने कभी सुना ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग हुआ? सुना क्या कभी? ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। कभी आप लोगों ने सुना? ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। भारत सरकार क्या कहती है, चुनाव आयोग क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और कागज का जो वोट है वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका ईवीएम जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये पेपर वाला बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। ये बैकवर्ड में रिकाउंटिंग का सिस्टम है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें रिकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है, तो बैकवर्ड कौन सा हुआ? ईवीएम ना बैकवर्ड हो गया। ईवीएम में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर तुम काउंटिंग करते हो उस पर हमारा विश्वास नहीं है, अगर हम रिकाउंटिंग करना चाहते हैं उसमें व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था क्यों नहीं है? उनको अपना खेल करने के लिए उन्होंने ये सब बनाया। अमेरिका वालों ने ईवीएम मशीन बनाया, यूरोप वाले ने अपनी मशीन, यूरोप वालों ने ईवीएम मशीन बनाया। अमेरिका और यूरोप वालों ने मशीन बनाया ईवीएम, वहां चुनाव नहीं होता है ईवीएम पर। क्यों? उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया ईवीएम में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि चुनाव फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये बैलेट पेपर ट्रांसपेरेंट है, वोट डालते वक्त भी ट्रांसपेरेंट है, खोलने के बाद काउंटिंग में भी ट्रांसपेरेंट है, रीकाउंटिंग में भी ट्रांसपेरेंट है, मगर ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है।
क्योंकि ईवीएम मशीन में वोट जमा होने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता। जब आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देने वाली बात। इधर भी दिखाई दे, उधर भी दिखाई दे, आर पार दिखाई दे। तो इस तरह से ये जो ईवीएम मशीन का जो चुनाव प्रणाली है, ये चुनाव प्रणाली पारदर्शी नहीं है। अमेरिका में 100% पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहां 100% पढ़े लिखे लोग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में साक्षर लोग हैं। साक्षर और पढ़े लिखे में फर्क क्या है? साक्षर का मतलब है जिनको अक्षर की पहचान है। साक्षर अक्षरों की पहचान है। तो अमेरिका के लोग नागरिक पढ़े लिखे हैं और हमारे यहां साक्षर है, अक्षरों की पहचान करते हैं, मगर टेक्नोलॉजी की जानकारी अमेरिका के लोगों को है, इंडिया के लोगों को टेक्नोलॉजी की जानकारी, अक्षरों की पूरी जानकारी नहीं है। बिहार में अक्षरों की जानकारी 100% है? ईमानदारी से बोलिए तो अक्षरों की भी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब यह है, ये जब अक्षरों की जानकारी भारत में नहीं है, वहां पर एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आधार पर चुनाव प्रणाली रखना, ये केवल उन लोगों की साजिश है जिनकी संख्या इस देश में 3.5% है। ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। तो ये, और वो लोग 100% पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए तो ये माना जा सकता है कि ये सुविधाजनक है। मगर ये जो 3.5% ब्राह्मण है, उन लोगों के लिए ये प्रणाली सुविधाजनक है, मगर हम बहुसंख्य लोगों के लिए ये प्रणाली उपयुक्त नहीं है। और इस वजह से ईवीएम मशीन के आधार पर होने वाली जो चुनाव प्रणाली है या वोट प्रणाली है, ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको बदलना होगा, ये हमारा कहना है, इसको बदलना होगा। और ये जो बैलेट पेपर का सिस्टम है, ये शुरू में भी ट्रांसपेरेंट है, काउंटिंग में भी खोलकर काउंटिंग किया जाता है, उसमें भी ट्रांसपेरेंट है। ये दोनों स्थिति में ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है। इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अमेरिका में बैलेट पेपर पर हो रहा है, सारे यूरोप में बैलेट पेपर पर हो रहा है, वहां 100% पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी के जानकार लोग हैं। वहां अमेरिका और यूरोप में सारा काम टेक्नोलॉजी में हो रहा है, सारा काम टेक्नोलॉजी में हो रहा है। अमेरिका और यूरोप में आजकल सारा का सारा काम टेक्नोलॉजी में हो रहा है। घर में भी प्रत्येक व्यक्ति के घर में कंप्यूटर है, और वो भी घर में बैठे बैठे ही अपना काम भी कंप्यूटर पर ही कर रहा है। क्योंकि मैं अमेरिका में जाकर आया हूं, यूरोप इंग्लैंड में जाकर आया हूं, तो वो प्रत्येक घरों में मैंने देखा वो लोग कंप्यूटर से अपना काम, ऑफिस में भी कंप्यूटर का काम, और लोग प्राइवेट में अपने घर में भी कंप्यूटर से ही काम करते हैं। इसलिए साथियों, ये प्रणाली अमेरिका और यूरोप के लिए उपयुक्त होने के बावजूद भी वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। और जहां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आधार पर या टेक्नोलॉजी के बारे में 100% लोग जानकारी ना होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुसंख्य जो हमारे लोग हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है। अल्पसंख्याक लोगों का बहुसंख्याक लोगों पर राज रखना चाहते हैं। देखो, आपको जो कह रहा हूं
उसका सबूत के तौर पर एक बड़ा एविडेंस आपके सामने देना चाहता हूं। जिनकी संख्या 3.5% है, उन्होंने सबसे पहले नेशनल कांग्रेस नाम का संगठन बनाया। ये ब्राह्मणों ने बनाया। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। कितने लोगों को पता है कि कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई? हमारे लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से आया हूं और ये महाराष्ट्र में बनाई गई, तो हम लोग तो जानते हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई है, जिनकी संख्या 3.5% नेशनल कांग्रेस। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बनाई। आरएसएस किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। आरएसएस ने जनसंघ बनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे। फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई, उसके राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी। सबूतों के साथ बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब यह है, कांग्रेस भी ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं? नहीं, ये तो हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं है, हिंदुओं की है। और हिंदू कौन है? उनको पूछो हिंदू कौन है? SC ST OBC के लोग हिंदू है। SC ST OBC के लोग हिंदू है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते थोड़ी देर के लिए कि SC ST OBC के लोग हिंदू है। तो दयानंद सरस्वती कहा करते थे, हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। वो ब्राह्मण दयानंद सरस्वती, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता, वो क्या कहते थे? हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो मेरा कहना है ब्राह्मणों को कि तुम SC ST OBC को हिंदू कहकर हमें गाली क्यों दे रहे हो? अगर तुम कहते हो कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो तुम हमें हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? उसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य क्या है? ब्राह्मणों ने इस देश में ब्राह्मण नाम का धर्म चलाया है। पता हमारे लोगों को? हमारे लोग जो है, अब बिहारी भाषा में कहा जाए तो बुड़बक लोग। आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, बुरा लगे इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि बुरा लगेगा तो सोचेंगे, बुरा नहीं लगेगा तो आप नहीं सोचेंगे। बुरा लगे इसीलिए बोल रहा हूं, और बिहारी भाषा का शब्द यूज कर रहा हूं बुड़बक, तो आपको समझ में आएगा। हमारे महाराष्ट्र में तो मूर्ख कहते हैं, मगर ये ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है, बुड़बक बहुत अच्छा शब्द है। तो इसीलिए मैं बहुत जगह बिहार के बाहर भी बुड़बक शब्द का इस्तेमाल करते रहता हूं कि मैंने कहा भी इससे बेहतर शब्द मैंने नहीं देखा। बिहारी लोग जो है, इसके निर्माता लोग हैं, हिंदी भाषा में इतना बेहतर शब्द मैंने नहीं देखा। तो जो हम लोग हैं, बुड़बक लोग हैं, तो हम लोगों को ये बात जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। ये वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। ये हमारे लोग मानते हैं वोट देने का अधिकार। ये वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है। इतना फर्क संविधान लागू होकर 75 साल हो गए, हमारे पढ़े लिखे लोगों को इतना फर्क समझ में नहीं आया अभी तक। कौन सा फर्क? ये शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है। तो इतना फर्क, एक लाइन की बात बोल रहा हूं, चुनने का और बनने का। हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये चुनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार है। मैं मानता हूं, मैं कहता हूं ये शासक चुनने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। अब देखो, शासक चुनने का अधिकार और शासक बनने का अधिकार, इसमें फर्क क्या है? ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब आप इस अधिकार को चुनने का अधिकार मानोगे तो दूसरों को चुनते रहोगे। ये तो चुनने का अधिकार है, तो आप दूसरों को चुनते रहोगे। और जब आप ये मान लोगे कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है,
तो फिर वोट देते वक्त आप चुनने का काम ऐसा करोगे कि चुनने से हमारे लोग शासक बने। अगर वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है तो हमें वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग बनने के लिए करना चाहिए। इतनी समझ 75 साल में हमारे पढ़े लिखे लोगों में पैदा नहीं हुई। इतनी समझ, अगर इतनी समझ पैदा नहीं हुई तो फिर हम बिहारी भाषा में बुड़बक नहीं है तो क्या है। बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात नहीं कह रहा हूं। हमारे पुरखों ने 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार हासिल किया। गिनती करो, 1848 को ज्योतिराव फुले ने अपना आंदोलन शुरू किया और 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का देहावसान हो गया। इस उम्र इसकी गिनती करो तो 108 साल हो गए। 108 साल का संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार हासिल हुआ। क्या हमारे लोगों को पता है कि 108 साल वोट का अधिकार हासिल करने के लिए 108 साल का संघर्ष करना पड़ा? तो वोट का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है। यह सामान्य अधिकार, इस अधिकार का उपयोग और प्रयोग कैसे करना चाहिए, इतनी तमीज हमारे अंदर 108 साल में पैदा नहीं हुई। 75 साल हुए। इस 75 साल में इतने सारे तमाम लोग पढ़े लिखे हो गए। एससी एसटी ओबीसी के लोगों के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए, मगर उन लोगों ने अपने समाज में इतनी तमीज पैदा नहीं की। तमीज का मतलब है क्या गलत है क्या सही। तमीज शब्द का अर्थ होता है क्या गलत है और क्या सही है। अगर हम लोग ये तमीज पैदा नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी भी बुड़बक है। एक तो ये बात हम लोगों को इसलिए समझना है क्योंकि अगर हम अपने लोगों को आज तक नहीं समझा पाए तो ये संकल्प हम लोगों को करना चाहिए। ये संकल्प हमको करना चाहिए कि भविष्य में ये काम हम करेंगे, आम लोगों को करेंगे। बहुत बार चुनाव के दौरान ये देखा गया, हमने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में हमने एक बात देखा कि शाम के 4 बजे हम जहां गांव में वोट हो रहा था वहां जाकर के हमने देखा तो हमने लोगों को पूछा वोट करके आ गए क्या कि नहीं। अरे अभी तो 6 बजे तक वोट होता है, आप 4 बजे तक वोट करने के लिए नहीं गए, क्यों नहीं गए? वेट कर रहे। किस चीज का? कुछ लोग आने वाले थे। काहे के लिए? कुछ लोग आने वाले थे, कुछ लेकर आने वाले थे, वो अभी तक आए नहीं है तो इसलिए हम रुके हुए। मतलब मैं आपको मनोरंजन करने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये रियलिटी है। इस रियलिटी को हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए? अगर आप रियलिटी को स्वीकार करते हैं तो ये समस्या है। वोट का अधिकार शासक बनने के लिए है। अगर आपने अपने वोट का अधिकार बेच दिया तो आपने अपना शासक बनने का अधिकार बेच दिया। जिस अधिकार को हासिल करने के लिए 108 साल का संघर्ष हमारे महापुरुषों को करना पड़ा, छोटी मोटी बात नहीं। अरे वोट का अधिकार हासिल करने के लिए 108 साल का संघर्ष करना पड़ा, तब यह अधिकार हासिल हुआ। हमारे लोगों को यह बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये एक ऐसा अधिकार है। पहले जमाने में राजा हुआ करते थे, कैसे होते थे मालूम है? पहले जमाने में लोग राजा हुआ करते थे, बहुत खून खराबा होता था, बहुत तलवार चलती थी, बहुत लड़ाई होती थी, और लड़ाई में खून खराबा होकर बहुत लोगों को मार दिया जाता था, बहुत लोगों का खून बहा दिया जाता था, बहुत लोग मर जाते थे, दोनों तरफ के लोग मर जाते थे, और फिर एक आदमी विजयी हो जाता था और वो विजयी होने वाला आदमी राजा होता था। ये है राजा जय के सिस्टम में ये सिस्टम होता था। एक खत्म करके शांतिपूर्ण तरीके से लाइन लगाकर आप जाके वोट दे दो, बहुसंख्य लोगों को आपका वोट जमा होगा, वो आदमी देश का राजा होगा,
एक शांतिपूर्ण तरीके का निर्माण किया गया, तरीका बनाया गया, सिस्टम बनाया गया और इसके आधार पर राजा चुनने का तरीका संवैधानिक रूप से मान लिया गया। उसी को लोकतंत्र कहते हैं और ये अधिकार हमारे लोगों को भी बराबरी का अधिकार बहाल हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इस देश में आर्थिक गैर बराबरी आज भी बरकरार है, सामाजिक गैर बराबरी आज भी बरकरार है, मगर 26 जनवरी 1950 को हर 21 साल के व्यक्ति को संविधान ने बराबर घोषित कर दिया। आर्थिक दृष्टि से गैर बराबर है, आज भी है, सामाजिक दृष्टि से गैर बराबर है, आज भी है, मगर राजनीतिक दृष्टि से चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पूर्वाश्रम के राजा हो, रजवाड़े हो, और रजवाड़ों के घरों में आज भी राजा साहब कहा जाता हो, उसका भी अधिकार एक आदमी का, एक वन मैन, अंग्रेज संविधान के सिद्धांत को, वोट के अधिकार के सिद्धांत को आपको समझाता, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, ये सिद्धांत है संविधान का। वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, दो सिद्धांतों को ध्यान रखो, वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। राजा के वोट का वैल्यू और साधारण से साधारण जो भी व्यक्ति है उसका वोट का वैल्यू भी उतना ही है। रानी, काशीराम जी कहा करते थे, रानी का वोट और मेहतरानी का वोट बराबर। काशीराम जी कहा करते थे, रानी का वोट और मेहतरानी का वोट बराबर। इसको कहते हैं राजनीतिक बराबरी, पॉलिटिकली इक्वल। यानी भारत के संविधान ने जो समाज सामाजिक रूप से अनइक्वल था, राजनीतिक रूप से भी अनइक्वल था, आर्थिक दृष्टि से भी अनइक्वल था, ये तीन मेजर असमानता थी, उसमें 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक रूप से सभी को समान घोषित कर दिया गया। कितने लोगों को ये बात ठीक से पता है? तीन गैर बराबरियां है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें सामाजिक गैर बराबरी अभी भी बरकरार है, आर्थिक गैर बराबरी अभी भी बरकरार है, मगर राजनीतिक गैर बराबरी 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया गया और राजनीतिक गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए सभी 21 साल के व्यक्ति को समान रूप से वोट का अधिकार बहाल कर दिया गया। जाति के आधार पर भी सभी लोगों को समान अधिकार वोट का, स्त्री और पुरुष इनको भी वोट के अधिकार में बराबरी का अधिकार। अमेरिका आज दुनिया का सबसे पहले नंबर का देश है। अमेरिका में बहुत सालों तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में जहां से हमारी डेमोक्रेसी आई वहां सभी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। यहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है, मैं महिलाओं को बताना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया तो स्त्री और पुरुष का भेद भी समाप्त कर दिया गया और महिलाओं को भी, अगर महिला 21 साल की है और अगर पुरुष 21 साल का है तो दोनों को राजनीतिक रूप से वोट का अधिकार बराबरी का घोषित कर दिया गया। कम से कम हमारे देश में राजनीतिक रूप से बराबरी भारत के संविधान ने स्थापित कर दी। राजनीतिक बराबरी स्थापित जिन लोगों ने की, अब उन लोगों के पास सत्ता आती है। बिहार का उदाहरण ले लो तो बिहार में लालू जी जाते हैं तो नीतीश जी आते हैं, और नीतीश जी जाते हैं तो लालू जी आते हैं। देश में क्या होता है, भाजपा जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो भाजपा आती है, भाजपा ब्राह्मणों ने बनाई, कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई, इसका मतलब एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है। देश में एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है। बिहार में क्या होता है, एक बैकवर्ड जाता है तो दूसरा बैकवर्ड आता है।
कंपेरेटिवली समझा रहा हूं आप लोगों को, ताकि बात आपको समझ में आ जाए, परिस्थितियां कैसे बदल रही है। ये लोकतंत्र के आधार पर ये चीजें सारे देश भर में बदली जा सकती है। कितने लोगों को पता है 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कंपलसरी चुनकर जाते हैं हर चुनाव में? कितने लोगों को पता है? 131 मेंबर पार्लियामेंट, 1000 से ज्यादा एमएलए सारे देश भर में चुनकर जाते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के। 131 मेंबर पार्लियामेंट अनुसूचित जाति जनजाति के हर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं, और इनके समर्थन के बगैर सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट बहुमत नहीं बना सकती। अगर इनका आंकड़ा निकाल दो तो न बीजेपी की सरकार बन सकती है, न कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आज तक इनके सपोर्ट के बगैर किसी की सरकार नहीं बनी है। जब 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार हासिल किया, तो सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार हासिल करने से क्या होता था कि शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट और शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट, उनको चुनाव लड़ने का और उनके कैंडिडेट चुनने का अधिकार उनको मिला था। कि शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र होंगे, शेड्यूल ट्राइब के चुनाव क्षेत्र होंगे, और शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब का चुनाव क्षेत्र में कैंडिडेट ट्राइब खड़ा रहेगा, और दोनों को उनके ही वोटों के द्वारा चुनाव लड़ने का और जीतने का अधिकार मिलेगा। ये बहाल किया गया था 17 अगस्त 1932 को। इससे क्या होता? इससे 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हर पार्लियामेंट में चुनकर आते, तो वो कांग्रेस से नहीं आते, वो बीजेपी से नहीं आते, फिर वो उनके समाज से आते। और अगर आते तो दिल्ली में कोई भी सरकार बनानी होती तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनती। और अगर ऐसा होता तो देश का कोई भी ब्राह्मण प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर बनता ही नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अधिकार 17 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर जो हासिल किया था, उसके बदौलत ऐसा होता। और अगर ऐसा हो गया होता तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती अभी तक नहीं हुई, ये पहले हो गई होती। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के सेपरेट इलेक्टोरेट अगर लागू हो गया होता तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती पहले हो गई होती। मगर ओबीसी के लोगों ने इस अधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी ने उपवास किया, उपवास करने की वजह से यह अधिकार खत्म हुआ। खत्म होने की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार थे खत्म हो गए। वो खत्म होने की जगह पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट आ गया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट आने से क्या हुआ? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों को एससी एसटी के कैंडिडेट चुनने का अधिकार मिला। एससी और एसटी के लोगों को अपने कैंडिडेट चुनने का जो अधिकार था वो खत्म हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोगों को उनके कैंडिडेट चुनने का अधिकार मिला। परिणामतः उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग एससी एससी के लोग चुनकर जाने लगे, और परिणामतः ओबीसी की गिनती ना करने का ब्राह्मण लोग और ब्राह्मणों की पार्टियां फैसला करने लगी। तो एससी एसटी के नॉमिनेटेड मेंबर्स को हाँ में हाँ मिलाने के अलावा ब्राह्मण जो कहता है उसी में एससी एसटी के नॉमिनेटेड। आपको ये संवैधानिक भाषा है, देशी भाषा में बताओ। थोड़ा सा सुनने को अच्छा नहीं लगता, मगर आपको देशी भाषा में समझाना पड़ेगा। एक औरत शादीशुदा होती ना, होती कि नहीं? सारे दुनिया वाले ये कौन है? एक शादीशुदा बीवी। ये कौन? ऐसी रखी वो होता देशी भाषा में गांव में। ये शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के जो रिजर्व कैंडिडेट एक और ऐसी इनकी कोई सुनवाई ही करता है? इनकी कोई संसद में सुनता है? गांधी जी ने 17 अगस्त 1932 को अगर इसके विरोध में उपवास नहीं किया होता तो इनकी दुर्दशा नहीं होती। इतना भयंकर काम गांधी जी ने इनके खिलाफ में किया। ये परिणाम एससी एसटी के विरोध में ही नहीं गया, ये ओबीसी के भी विरोध में चला गया। कहने के लिए साथियों बहुत कुछ है और मैं बोलता रहूंगा तो फिर मेरी फ्लाइट जो है ना पटना से मिस हो जाएगी।
इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वैसे ही ज्यादा मैंने बोल दिया है और ज्यादा बोलने की वजह से मुझे अभी भी अंदेशा है कि फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं हमारे साथी को अनुरोध करता हूं कि मेरा उधर कोई सामान पड़ा होगा तो वो फौरी तौर पर वहां से उठा ले और सीधा आप लोग अपना कार्यक्रम चलाओ। धन्यवाद। साथियों, जन आंदोलन निधि के लिए मैं जो सीतामढ़ी जिले से माननीय पप्पू पटेल, माननीय रामदास पासवान, माननीय नागेंद्र प्रभाकर सर, माननीय रामजुलम सिंह कुशवाहा, माननीय भरत चौधरी, माननीय संजय माही, माननीय पंकज कुमार, माननीय अशेश्वर यादव, माननीय कमलदेव यादव, माननीय संतोष आनंद, माननीय हरिकिशोर पासवान, माननीय अमरेंद्र भारती जी, सीतामढ़ी जिले की तरफ से आप साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि वो सब 90,000 रुपए की निधि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीतामढ़ी जिले की तरफ से सभी लोग एक साथ भेंट करते हुए सभी लोग जितने लोग हैं आ जाए। इसमें बहुत लोगों का व्यक्तिगत साहब को चेक देना चाहते थे, लेकिन समय